Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much for the organizer, especially Dr. Tariq Mia Saab, and the sponsor GSK, with which I have no conflict of interest actually. And I'm especially thankful to Dr. Tariq Mia, जो कि EPI स्टीयरिंग कमेटी पंजाब के भी मेंबर हैं और वहाँ पे वैक्सीन के बहुत बड़े एडवोकेट हैं, और जो बातें जब वैक्सीन्स के बारे में होती हैं तो तारक मियाँ साहब फ्रंट से लीड करते हैं बच्चों की और बड़ों की बोथ वैक्सीनेशन पे। हम तो सिर्फ बीइंग पीडियाट्रिशियन बच्चों की वैक्सीनेशन की अक्सर बात करते रहते हैं, लेकिन तारक मियाँ साहब बच्चों के साथ बड़ों की वैक्सीनेशन की भी बात करते हैं, और ये उनकी स्पेशल इंटरेस्ट ही थी कि ये इसमें फिर हमने बड़ों की वैक्सीनेशन का टॉपिक भी चूज़ किया, और एडल्ट वैक्सीनेशन पे आज हम थोड़ी सी बात करेंगे। सो आई वुड बी गोइंग थ्रू द इम्पॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन and recommended immunization schedule. I would briefly touch, and I would be talking about the values and benefits of immunization in older adults, and a little bit about the vaccination in the special situations. And in the end, I would be discussing the barriers to the vaccination which we are currently facing actually. So why the vaccination is important, particularly in the adult population? जब डिज़ीज़ होती है तो वो फिर हमारे क्लिनिशियन की डोमेन आ जाती है, बट बीइंग द पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट, बीइंग द पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट या बीइंग आईडी एक्सपर्ट, हमें प्रिवेंशन पे फोकस करना है, और ये हमारा बीइंग क्लिनिशियन एक इम्पॉर्टेंट काम है कि हम प्रिवेंशन को भी प्रमोट करें। एंड वैक्सीनेशन इज़ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिवेंटिव मेजर अलॉन्ग विद द एंटी माइक्रोबियल स्टेवरशिप। और इस अगर ये ना हो तो हमारी इतनी 3.5 to 5 million deaths annually होती हैं। So we have to enhance the vaccination, and both pediatric and adult vaccinations are the cost effective, and these adult vaccination can reduce the antimicrobial resistance as well. They can improve our quality of life, and indirectly they can reduce the morbidities as well. So if we talk about the health benefits generally, the vaccines prevent the morbidity and mortality from the serious infection, and they can lead to herd immunity, जिसकी अब हम अभी कुछ देर बाद बात करेंगे। वैक्सीन बेनिफिट इंडिविजुअल्स पे भी हैं और सोसाइटी लेवल्स पे भी हैं, और सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट बेनिफिट दैट ये है जो आजकल हमारा वन ऑफ द टॉप मोस्ट किलर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आ रहा है। आप में से जो लोग प्रैक्टिस करते हैं और जो ख़ास तौर पे ब्लड कल्चर एडवाइस करते हैं, आप लोगों की नज़र में चीज़ें गुजरी होंगी कि ये मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस ऑर्गेनिजम्स अब सामने आ रहे हैं। सो इफ़ वी फोकस ऑन द प्रिवेंशन तो ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को भी डिक्रीज़ करेगा, दिस वैक्सीनेशन। So we have talked about the societal benefit and individual benefits of the vaccine, and if we talk about the herd immunity, I would take a little bit time on this slide. What is actually the herd immunity is that it's immunity to the unvaccinated population when vaccination rate is achieved. आप में से हमारी जो recent example past की है वो कोविड की है। जब भी हम हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं तो हमें एक टर्म याद रखनी चाहिए, दैट इज़ रिप्रोडक्टिव रेट। हर डिज़ीज़ का रिप्रोडक्टिव रेट डिफरेंट है। कोविड जब आया था तो उसका रिप्रोडक्टिव रेट इनिशियली 12 to 16 तक भी था, बहुत हाई रिप्रोडक्टिव रेट था। तो उसके लिए जो मिटिगेशन स्ट्रेटजी डेवलप की गई, दैट वाज अलॉन्ग विद कर्टेनिंग द ट्रांसमिशन और चेन ऑफ इन्फेक्शन ब्रेकेज, वैक्सीनेशन वॉज इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजी। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, जितने ज़्यादा इंडिविजुअल वैक्सीनेट होंगे वहाँ पे एक चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक होगी। जब चेन ऑफ ट्रांसमिशन ब्रेक होगी तो अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन वॉन्ट बी अफेक्टेड। सो अगर पास्ट डेकेड की हम बात करें तो पास्ट डेकेड में अब एक और टर्मिनोलॉजी भी यूज़ हो रही है जिसको कहते हैं हर्ड इफ़ेक्ट। प्रैक्टिकली स्पीकिंग दीज बोथ टर्मिनोलॉजीज मे बी इंटरचेंजेबल, बट theoretically speaking herd effect is
both the vaccination and the breakage, all the measures which can break the chain of transmission of infection. So जब हम chain of transmission break करते हैं through other measures and particularly through the vaccination, तो हम उसको serious disease के effects को कम कर रहे होते हैं. और चूँकि adolescent population ऐसी है जो कि अपना family को run कर रहे हैं, किसी job status पे हैं, so they can't afford to getting sick. So vaccination is the important measure कि हम वहाँ पे उसको करें. अब वैक्सीनेशन वर्क कैसे करती है? आपको पता है डिफरेंट टाइप्स वैक्सीनेशन की हैं, दैट इज़ लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, किड वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन, पॉलीसैकेराइड वैक्सीन्स एंड कॉन्जुगेट वैक्सीन्स. कुछ वैक्सीन्स अर्ली एज में दी जाती हैं और कुछ लेटर एज में भी दी जाती है, जो हम बात करते हैं. So vaccine is basically antigen which generate the immune response, and this generation of immune response, this target the organism which is causing the disease, and this produces the immunity. And some vaccines, particularly conjugate vaccines, they produce the immune memory. अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगा कि conjugate vaccine और polysaccharide में क्या फ़र्क है. हमारे पास बहुत सारी वैक्सीन ऐसी हैं जो कि पॉलीसैकेराइड भी हैं, जैसे कि टाइफाइड वैक्सीन EPI शेड्यूल में आने से पहले, आज से 3-4 साल पहले, वो पॉलीसैकेराइड वैक्सीन ही अवेलेबल थी. और आपने भी यूज़ की है, एडल्ट में भी यूज़ की है. पॉलीसैकेराइड वैक्सीन के बूस्टर्स 2 से 3 साल बाद लगाने पड़ते हैं. दिस पॉलीसैकेराइड वैक्सीन एक्चुअली वर्क थ्रू टी सेल इंडिपेंडेंट पाथवे, और जब ये टी सेल इंडिपेंडेंट पाथवे पे वर्क करती है तो ये इम्यूनिटी को प्रोड्यूस, जो मेमोरी रिस्पांस है, मेमोरी रिस्पांस को प्रोड्यूस नहीं करती, इसलिए इसके बूस्टर्स चाहिए होते हैं. सो कॉन्जुगेट वैक्सीन्स ये टी सेल डिपेंडेंट पाथवे पे इफेक्ट करती है, और टी सेल डिपेंडेंट पाथवे वो मेमोरी प्रोड्यूस करता है. सो दिस इज़ द रीज़न कि कॉन्जुगेट वैक्सीन्स के हमें बूस्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और लिटरेचर भी इसके बारे में कोई इतना सपोर्टिव नहीं होता कि हम बूस्टर लगाएं. टाइफाइड वैक्सीन कॉन्जुगेट वैक्सीन है, हम 9 to 45 ईयर्स तक की एज के लिए दे सकते हैं, और अभी तक का जो डाटा है जैसे बूस्टर इज़ नॉट रिक्वायर्ड. नीमोकोकल वैक्सीन इज़ द कॉन्जुगेट वैक्सीन. नीमोकोकल वैक्सीन ये कॉन्जुगेट भी अवेलेबल है, और 65 ईयर्स की एज के बाद ये पॉलीसैकेराइड में भी अवेलेबल है, ऑल्दो कि इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, बट थ्योरेटिकल स्पीकिंग हम फिर पॉलीसैकेराइड वैक्सीन भी दे सकते हैं. सो दीज आर द फ्यू डिफरेंसेस जिस पे कि हमें पॉलीसैकेराइड और कॉन्जुगेट वैक्सीन देते हुए जहन में रखना चाहिए. सो अब एडोलेसेंट पॉपुलेशन में वी आर फेसिंग द कोमॉर्बिडिटीज़ एंड अदर इन्फेक्शियस डिजीज़ विच वी हैव टू टेक केयर ऑफ. और पर्टिकुलरली जो कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, दैट इज़ डायबिटीज़, रिसेंटली कोविड इन्फेक्शन, हार्ट डिजीज़, रीनल फेलियर, एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस, जिसका भी आपने पहला पूरा सेशन सुना और उसमें बार बार वैक्सीनेशन की बात होती रही. और एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के फॉर्चुनेटली जितने भी ऑर्गेनिज़म हैं उसमें मोस्टली वैक्सीन्स अवेलेबल है. यू नेम द ऑर्गेनिज़म, दैट इज़ जो पिछले स्पीकर्स ने बात की नीमोकोकल की, yes, vaccine is available. Flu vaccine is available. COVID vaccine is available. RSV पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, बट ग्लोबली इट इज़ ऑन बीइंग वर्क. सो इसके लिए वैक्सीन्स कुछ अवेलेबल हैं जिसको हम प्रिवेंशन वैक्सीन एडमिनिस्टर करके प्रिवेंट कर सकते हैं. If we talk about the diabetes, diabetic people are at risk of acquiring the infection by 2 ways. One is the direct transmission of infection, particularly of the respiratory illnesses, and the other important route is multiple pricks for the blood sugar monitoring. तो वहाँ पे अगर अनस्क्रीन नीडल्स या यूज नीडल्स हों तो दैट कैन कॉज द ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस बी एंड HIV और हेपेटाइटिस C. इवन हेपेटाइटिस B ही की वैक्सीन अवेलेबल है. सो डायबिटिक पेशेंट में भी वी हैव टू टेक केयर ऑफ द फ्लू वैक्सीन, निमोकोकल वैक्सीन एंड हेपेटाइटिस B वैक्सीन. और इन जनरल फॉर ऑल द एडोलेसेंट टेटनस, डिप्थीरिया और एसेलुलर पर्टुसिस की वैक्सीन हमें ये एडमिनिस्टर करनी चाहिए. इसके बूस्टर हर 10 ईयर्स के बाद. रेस्पिरेटरी इलनेसेस की हम बात कर चुके, और अगर हम हार्ट डिजीज़ की बात करें तो मोर और लेस विच आर
organisms which are common in the respiratory diseases, they are common in the heart diseases as well, and we should be taking care of the pneumococcal disease, flu vaccine, and tetanus diphtheria and acellular pertussis vaccine. So अगर हम कोमॉर्बिडिटी से हट के बात करें तो हमारे पास कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो कि readily available हैं, like COVID-19 vaccine. This is available, can be given at age of even adolescent age group. Flu vaccine we can give if the vaccine is given beyond the 9 years of age, adolescent and any age group. One vaccine yearly should be given. और आपको पता है कि 2 किस्म की वैक्सीन आ रही हैं, you can administer any of the vaccine. Tdap वैक्सीन प्रेग्नेंट वेमेन में तो ये मैंडेटरी है, इन एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन में शामिल है ये वैक्सीन, बट एडोलेसेंट के लिए आपको ये वैक्सीन एडमिनिस्टर करनी चाहिए. इसी तरह हम चिकन पॉक्स की बात करें और हम निमोकॉकल, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और ये जो अवेलेबल वैक्सीन है. Now I would be taking a little time for you for the upcoming vaccines. 2 वैक्सीन इस वक्त अपकमिंग हैं. एक वैक्सीन तो मॉन्की पॉक्स की है. मॉन्की पॉक्स वैक्सीन ये 2 मैन्युफैक्चरर्स की है. अभी एक मैन्युफैक्चरर जो जेनरीज की हैं उनकी गवर्नमेंट ने डिमांड भेज दी है, बिकॉज आई एम आल्सो द पार्ट ऑफ द मॉन्की पॉक्स वर्किंग ग्रुप. ये वैक्सीन 18 ईयर्स से बिलो इंट्रामस्कुलर लगती है और बियॉन्ड द 18 ईयर्स ये सबकुटेनियस लगती है. 2 डोजेज में एडमिनिस्टर की जाती हैं. एंड इफ़ दिस वैक्सीन कम्स टू पाकिस्तान, we can have the liberty to get this vaccine administered in the high risk group. Second vaccine is the shingles vaccine जो कि upcoming vaccine की कैटेगरी में अभी है. And shingle vaccine is available in some parts of the country, and hopefully after due approval this vaccine might be available in the Pakistan as well. So these are the few available and upcoming vaccines. आखिरी चंद स्लाइड में ये बात करूँगा कि वैक्सीन और डिज़ीज़ का और एज ग्रुप का आपस में क्या ताल्लुक़ है. When the newborn is there or the child is in infancy group, the immunity is low and immunity is in the developing phase. जैसे जैसे इम्यूनिटी डेवलप होती है उस दौरान ये इज़ एबल टू डिफेंड अगेंस्ट द डिजीज़. वैक्सीन उसको बूस्ट अप करती है. बट सिंस द एज इज़ हायर अप, the risk of getting infection is higher and the response of immunity to combat the infection is lower. So यहाँ पे भी हमें वैक्सीन की हेल्प चाहिए होती है कि जिन जिन वैक्सीन्स के बूस्टर अवेलेबल हैं we can have the booster of these vaccines. And validity is an aging related syndrome of physiological decline that results in vulnerability of the adverse health outcomes, and it is characterized by the reduced ability to fully recover even after minor illnesses. So इनके रिस्क को ओवरकम करने के लिए भी we have to the vaccination, we have to adopt other measures that may mitigate or may break the chain of transmission of infection. So there are multiple diseases. हम disease की बात नहीं करेंगे. Different age group में different diseases होती हैं and different diseases against vaccinations are available. आखिर में मैं बात करूंगा कुछ बैरियर्स की, और बैरियर्स की बात मैं पोलियो वैक्सीन से शुरू करूंगा, बिकॉज पोलियो की एग्जांपल आप सबको पता है, मीडिया में भी आती है. पेशेंट जब वैक्सीनेटर जाते हैं तो हेजिटेंसी डेवलप होती है. दे इवन डोंट लेट देम एंटर इन देयर होम्स और दे डोंट लेट अलाउ द वैक्सीनेटर्स टू वैक्सीनेट देयर चिल्ड्रन. इसी तरह देयर इज़ लैक ऑफ नॉलेज, अवेयरनेस, और हमारा चूँकि काम भी इन क्लिनिशियन प्रिवेंटिव मेजर्स की तरफ भी पेशेंट को अवेयरनेस देना है, तो वी शुड कीप अवेयरनेस फॉर द वैक्सीनेशन ऑफ द पेशेंट. वी शुड प्रोवाइड देम benefits of the preventive measures rather than the treatment measures, and we should reduce the misinformation regarding vaccination by using different social media channels or person to person conversations.
So there are different settings. Settings are clinics, settings are large group discussion, जैसे ये conferences हैं, या फिर हम social media platform use कर सकते हैं जिससे हम सब लोग different position पे हैं. कुछ लोग हमारे decision making पे हैं, कुछ लोग सिर्फ counseling position पे हैं. तो जो जिस पोजीशन पे है उस पोजीशन को यूज़ करके ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स को कंटिन्यू कर सकता है एंड अल्टीमेटली वी कैन रिड्यूस द वैक्सीन हेजिटेंसी. सो आई थिंक आई वुड बी एंडिंग हेयर. इफ देयर इज़ एनी क्वेश्चन, यू आर वेलकम. और